हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसीसी क्लासेस। तो जैसे कि आपको 2 दिन पहले क्लास आई थी, कल की भाई छुट्टी लगी, तो हमने आपको सिलेबस बताया था ज्योग्राफी का, एयरफोर्स के लिए क्या क्या आना जरूरी है। तो उसमें हमने थोड़ा सिलेबस बताने के बाद एटमॉस्फेयर स्टार्ट करा था। तो एटमॉस्फेयर का फिर दोबारा से रिवीजन करते हैं, क्या होता है एटमॉस्फेयर, देखते हैं। एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता क्या है? सराउंडिंग ऑफ गैसेस हेल्ड टू द अर्थ बाय ग्रेविटेशन। मतलब पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण जो क्या के कारण टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? जब अर्थ है ये क्या है? हमारी अर्थ, और इसके चारों तरफ क्या है? ये गैसेस हैं जो जिससे जो वायुमंडल बनाती हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि जब ये गैसेस जो है ये अंतरिक्ष में क्यों नहीं गई? कहां पर? स्पेस में क्यों नहीं गई? इस चीज पे फोकस करना है बाय ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ। ये जो गैसेस हैं, अगर ग्रेविटेशन ना होता पृथ्वी के पास तो क्या होता? जितनी भी गैसेस है कहां पहुंच जाती? स्पेस में चली जाती। तो जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके कारण क्या है, ये उसने पृथ्वी ने अपनी ओर इनको अट्रैक्ट किया हुआ है और वो गैसेस जो है रुकी हुई है, जिससे हमारा क्या बना है? एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण जो क्या के कारण टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है, उसे क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। अब इसकी बात करेंगे हम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन कैसे हुआ एटमॉस्फेयर का? क्या स्टार्ट करेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कैसे हुई एटमॉस्फेयर की? उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे हुई? एटमॉस्फेयर का 99.9% जो पार्ट है वो कैसे बना हुआ है? हमारा डीगैसिंग प्रोसेस। कैसे बना हुआ? बाय डीगैसिंग प्रोसेस। बाय डीगैसिंग प्रोसेस। डीगैसिंग प्रोसेस क्या? गैसीय प्रक्रिया द्वारा बना हुआ है। जो हमारा एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति जो ओरिजिन हुआ कैसे हुआ? 99% जो पार्ट है एटमॉस्फेयर का वो कैसे बना हुआ? बाय डीगैसिंग प्रोसेस, गैसीय प्रक्रिया द्वारा। तो ओरिजिन उत्पत्ति हुई 99% पार्ट है एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ? बाय डीगैसिंग प्रोसेस द्वारा। भाई सभी अपने नोट्स बना ले, मैं ऐसा लिखूंगा कि आप अपने साथों साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा ओरिजिन जो हुई थी एटमॉस्फेयर कैसे हुई, उसका 99.9% पार्ट है वो कैसे बना हुआ है? डीगैसिंग प्रोसेस। डीगैसिंग प्रोसेस गैसीय प्रक्रिया द्वारा। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अब था क्या, जब पृथ्वी थी तो उस टाइम पे पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, तो जो हमारी अर्थ थी, अर्थ का जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में क्या था? वेरी हाई, बहुत ज्यादा क्या था? तो पृथ्वी का जो तापमान था, पृथ्वी का ताप बहुत अधिक था। सबसे पहले पृथ्वी का तापमान क्या था? बहुत अधिक था। धीरे धीरे फिर क्या हुआ? पृथ्वी कूलिंग होनी स्टार्ट करी। क्या हुआ? टेम्परेचर जो था, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता गया, और जब डाउन होता गया तो पृथ्वी कूलिंग होती गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर हमारे पास फिर कोई प्रक्रियाएं। तो उससे पहले टाइम पे क्या हुआ? फिर स्टार्ट हुआ वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्रक्रिया स्टार्ट हुई। ज्वालामुखी प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? ज्वालामुखी जब प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे, अब ज्वालामुखी क्या होता है? मान ली ये है हमारी पृथ्वी, उसकी एक परत है पृथ्वी की, और यहाँ पे इसके नीचे भरा हुआ मैग्मा। क्या भरा हुआ है? मैग्मा। अब मैग्मा क्या था? पृथ्वी पृष्ठ को तोड़कर क्या हुआ? वो यहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद तो क्या हुआ? यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद जब मैग्मा इकट्ठा हुआ तो तीन चीज बनी। क्या बना? एक तो वाटर वेपर। क्या बना? वाटर वेपर। इसे क्या बोल रहे हैं? जलवाष्प। एक बना वाटर वेपर, जलवाष्प, और एक गैस निकली CO2, और क्या निकली? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैग्मा तो पृथ्वी से बाहर निकल गया उसके पृष्ठ को तोड़ने के बाद, तो हमारा क्या बना? वाटर वेपर बना। वाटर वेपर गैस बनी CO2, और क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी।
जब स्टार्टिंग में हमारा कॉस्मोस बना तो पहले से कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस हमारे पास थी। हाइड्रोजन क्या में चेंज हुई, हीलियम में। तो एटमॉस्फेयर के ओरिजिन में सबसे पहली गैस कौन सी बनी, हाइड्रोजन, जो क्या में कन्वर्ट हुई, हीलियम में। उसके बाद जब वोल्केनिज्म की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो वाटर वेपर बना, CO2 गैस बनी और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेकंड कौन कौन सी हुई, CO2 वाटर वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सेकंड गैस कौन सी होगी, ये सेकंड होगी, CO2 वाटर वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या हुआ, वाटर वेपर जो था उसके बाद प्रोसेस हुई कहीं की कंडेंसेशन। प्रोसेस कौन सी, कंडेंसेशन की प्रोसेस हुई। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन। संघनन क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है एक ऐसा टेम्परेचर, वाटर वेपर जब वाटर ड्रॉपिंग में बदल जाए, यानी कि वाटर वेपर का ऐसा टेम्परेचर जब वो क्या हो, बूंद के रूप में टपक जाए, तो उसे बोलते हैं हम संघनन। उसके बाद जब संघनन हुआ तो क्या बने, क्लाउड्स बने, बादल बने। बादल के बाद क्या हुआ, रेनी हुई। क्या हुआ, रेनी स्टार्ट हुई। और रेनी का जो पानी था वो कहां पर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद में क्या बने हमारे, ओशियन। वाटर वोल्केनिज्म की प्रक्रिया से कौन सी चीज बनी, वाटर वेपर, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एटमॉस्फेयर के ओरिजिन में सेकंड नंबर पर सेकंड गैसेस आ गई। फर्स्ट पर क्या आ गई, हाइड्रोजन, तो केमिकल चेंज है, हीलियम। उसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। कंडेंसेशन क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जो वाटर वेपर होता है वो वाटर ड्रॉपिंग में बदल जाए। तो कंडेंसेशन के बाद वाटर वेपर के उसमें वाटर वेपर का टेम्परेचर लो होगा तो क्या बने हमारे क्लाउड्स। क्लाउड्स के बाद क्या हुई, उसके बाद रेनी। और बारिश का जो पानी होता है वो कहां पर जम के आकर मतलब इकट्ठा हो गया पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर। जब वो इकट्ठा हो गया तो उससे क्या बने हमारे ओशियन। क्या बने, ओशियन, सागर। क्या बने हमारे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, ओरिजिन जो एटमॉस्फेयर के ओरिजिन कैसे हुई, इसका 99.9% जो पार्ट था वो कैसे बना था हमारा, डीगैसिंग प्रोसेस। डीगैसिंग कैसे, प्रक्रिया द्वारा। तो सबसे पहले गैस एटमॉस्फेयर में ओरिजिन के लिए कौन सी थी, हाइड्रोजन, जो क्या में बदली, हीलियम में। जब पृथ्वी धीरे धीरे कूलिंग होती जा रही थी, कूलिंग होने के बाद में हमारे कौन सी प्रोसेस हुई, वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म होने के बाद में उसमें क्या हुआ, वोल्केनिज्म क्या होता है, ज्वालामुखी। ये पृथ्वी की सतह है, उसके नीचे भरा हुआ है हमारा मैग्मा। मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकल रहा, निकलने के बाद में क्या हुआ, क्रस्ट को तोड़ने के बाद बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो कहां पर इकट्ठा हो गया, पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर। और उसमें वोल्केनिज्म में तीन चीज बाहर निकली, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर वेपर, उसके बाद जब वाटर वेपर था बाहर, वाटर वेपर क्या में हुआ, कंडेंसेशन। वाटर वेपर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन के बाद क्या बना, क्लाउड्स। क्लाउड्स के बाद क्या हुआ, रेन। रेन के बाद जब बारिश का जो पानी था वो कहां पर इकट्ठा हो गया, पृथ्वी की सतह के ऊपर। तो उनसे हमारा मिलकर क्या बने, ओशियन बने। फिर सेकंड आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस कैसे उत्पन्न हुई, धीरे धीरे गैसों ने धीरे धीरे गैसें क्या कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी। इंटरेक्ट करने के बाद में क्या बनी हमारी, नाइट्रोजन। तो थर्ड गैस कौन सी हो गई हमारी, नाइट्रोजन। उसके बाद आई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ, ऑक्सीजन जब नील हरित शैवाल, जब नील हरित शैवाल जब पृथ्वी पर नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई, नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई तो एक प्रक्रिया स्टार्ट हुई, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, उससे हमारा क्या हुआ, कौन सी गैस उत्पन्न हुई, ऑक्सीजन। तो चौथी गैस कौन सी है हमारी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे, जब नील हरित शैवाल की उत्पत्ति हुई तो क्रिया हुई फोटोसिंथेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और जब पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे तो उनसे हमें भी क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो फ्रेंड्स थर्ड गैस कौन सी थी हमारी, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल क्या होते हैं, आपने काई देखी होगी, काई, हरे की काई जो होती है उसे हम नील हरित शैवाल बोलते हैं। जब उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तो उनसे प्रक्रिया स्टार्ट हुई, एक प्रोसेस हुई, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया।
तो इससे हमारी ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। सेकंड स्टेप आता है हमारा कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में कैसे कैसे है। क्या थर्ड स्टेप क्या है हमारा कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या बोलेंगे संगठन। संगठन क्या होता है कि कौन सी चीज क्या है और कितनी मात्रा में है, ठीक है, क्या है और कितनी है। उसमें एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में फर्स्ट चीज क्या है हमारी, सबसे नंबर पे गैसेस, सेकंड नंबर पे वाटर वेपर, वाटर वेपर, और थर्ड नंबर पे क्या हो गया हमारा डस्ट पार्टिकल। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण। क्या हो गया फ्रेंड्स, धूल के कण, जलवाष्प, और क्या होगी हमारी गैस। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में तीन चीज रोल करेंगी, गैसेस, वाटर वेपर और क्या डस्ट पार्टिकल। सबसे पहले देखते हैं गैसेस कौन कौन सी है। नंबर 1 पे आती है हमारी गैसेस। सबसे पहले हम कौन सी करते हैं, नाइट्रोजन। क्या करेंगे दोस्त, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे मेन बात, नाइट्रोजन का रोल एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में क्या है कैसे है देखते हैं। सबसे नंबर 1 क्या बात है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 78%। और ये पृथ्वी से जो माने पृथ्वी पृष्ठ है कितनी ऊंचाई तक नाइट्रोजन रहती है, तो कितनी 128 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कंपोजिशन में आई गैसेस में क्या लिया हमने, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है हमारे पास एटमॉस्फेयर में, 78%। और दूसरा कितनी ऊंचाई तक होती है, 128 यानी कि 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन हमारी उपस्थित होती है। अब रोल क्या है नाइट्रोजन गैस का, क्या है रोल, क्या होगा नाइट्रोजन गैस का रोल क्या है एटमॉस्फेयर में। सबसे पहले देखते हैं हम क्या होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है फ्रेंड, श्वसन प्रक्रिया। जो हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया। और श्वसन क्रिया में दो चीज होती है, एक तो ग्रहण करना इनहेल, और एक निकालना मतलब जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं एक्सहेल। ग्रहण करना और इनहेल करना। और ग्रहण करने में क्या होगा, तीन पहली चीज नाइट्रोजन कितने 78% जो हमने अब्सॉर्ब करी। दूसरी क्या है हमारी ऑक्सीजन कितनी है 20% या 21%। और CO2 कितनी है 0.03%। ये तब रेस्पिरेशन में जब हम इनहेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम इनहेल कर रहे हैं। जब हम तो एक्सहेल करेंगे तो हमने क्या, नाइट्रोजन कितनी है 78%, ऑक्सीजन कितनी है 16% और CO2 कितनी आई 3.4%। देखना फ्रेंड्स रेस्पिरेशन में इसका रोल है या नहीं है। तब हम जब हम इनहेल कर रहे थे तो हम नाइट्रोजन कितनी ली 78%, और तब हम ऑक्सीजन में कितनी ली हमने 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ली हमने 0.03%। तब हमने उसको एक्सहेल करा तो एक्सहेल में क्या हुआ 78% बाहर निकाल दी, ऑक्सीजन कितनी निकाली 16% 16%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी 3.5%। तो यहाँ से पता लग रहा है रेस्पिरेशन में नाइट्रोजन का तो कोई रोल ही नहीं है। रेस्पिरेशन में क्या है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का तो कोई रोल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। नाइट्रोजन श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती है। तो फ्रेंड्स कंपोजिशन में तीन चीज थी। फ्रेंड्स कंपोजिशन में सबसे पहली चीज तीन चीज थी हमारी, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल। गैसेस में सबसे नंबर 1 कौन सा है, नाइट्रोजन कितनी है हमारे पास एटमॉस्फेयर में 78%, और कहां तक है 128 किलोमीटर 128। और सबसे पहला रोल क्या है नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर में देखते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन, थोड़ा बायोलॉजी आगे देखते हैं कौन प्रॉब्लम है। बायोलॉजी आगे रेस्पिरेशन मतलब श्वसन क्रिया में दो चीज होती है, इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेल में हम देखते हैं जब हम इनहेल करते थे तो 78% नाइट्रोजन ली, 21% ऑक्सीजन ली, 0.03% हमने क्या ली CO2। ये इनहेल करने को होगा। जब एक्सहेल करेंगे तो हमने एक्सहेल में कितनी करी, नाइट्रोजन 78%, O2 16% और CO2 3.4%। तो हमने देखा कि नाइट्रोजन का रेस्पिरेशन में तो कोई रोल ही नहीं है। तो मेन रोल नाइट्रोजन का है क्या एटमॉस्फेयर में, वो देखते हैं।
तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में रोल क्या है, और नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में रोल है वो है हमारा, वो क्या है ना, हमारा एयर जो प्रेशर होता है, एयर जो प्रेशर होता है उसको फील कराने में, एयर प्रेशर को फील कराता है, कराती। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स वो हमें क्या कराती है, एयर प्रेशर फील कराती है। जैसे कि अब मैं कमरे में खड़ा हूँ तो पंखा चल रहा है, तो मुझे हवा कहाँ से लग रही है, ऊपर से लग रही है, तो कैसे फील हुआ मुझे कि हवा ऊपर से लग रही है, एसी या नीचे से लग रही है कि एसी हवा कहाँ से लग रही है। तो इसका रोल क्या है, वो नाइट्रोजन में फील कराते हैं कि एयर किधर से आ रही है। तो हमें फील कौन कराता है, वो कराती है हमें नाइट्रोजन, क्या, एयर प्रेशर फील हमें नाइट्रोजन कराती है। दूसरी बात केमिकल, दूसरे नंबर 2 क्या है इसका रोल, नंबर 1 रोल हो गया कि एयर प्रेशर फील कराती है, नंबर 2 है आग को नियंत्रित करती है, आग को नियंत्रित करती है। तो नाइट्रोजन के दो रोल हो गए, एक तो एयर प्रेशर फील कराती है, दूसरा आग को नियंत्रित करती है। आग को नियंत्रित कैसे करती है फ्रेंड्स, जैसे हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई ये जगह है और यहाँ पे आग जली हुई है, क्या है, आग लगी हुई है। तो जैसे कोई बंदा, तुमने देखा तो आग बुझाने वाले जो हमारे पास में होते हैं सिलेंडर, तो जैसे स्प्रे करेगा इसमें, इस तरह में दो चीजें होती है हमारी गैस सिलेंडर, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, CO2 और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या करती है, नाइट्रोजन इस जगह को बाउंड करती है पहले कि आग ज्यादा फैले ना, और CO2 क्या करती है, हमारी उसे बुझाने का काम करती है। तो एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में नाइट्रोजन का रोल क्या था, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन में भाग नहीं लेती, सेकंड नंबर में रोल असलियत में क्या है कि हमें एयर प्रेशर फील कराती है कि पृथ्वी पर जो हवा है किधर साइड, कौन सी साइड से चल रही है, तो हमें उसका फील कौन कराती है, नाइट्रोजन कराती है। दूसरी आग को नियंत्रित करती है। अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना होती, वो नाइट्रोजन ना होती, तो क्या होता कि सारे एटमॉस्फेयर में आग लगी हुई होती। तो आग को नियंत्रित कौन करती है, हमारी नाइट्रोजन। और नियंत्रित कैसे करती है, सिलेंडर होते हैं उसमें दो गैस होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है, पहले उस जगह को बाउंड करती है, बांधती है कि ज्यादा दूर आग ना जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उसे बुझाती है। फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का क्या रोल है। सेकंड नंबर पर आती है हमारी ऑक्सीजन, O2 का, वो तो आपको पता ही है फ्रेंड्स क्या रोल है, क्या है हमारी O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या हुई, सबसे पहले रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन श्वसन प्रक्रिया में क्या होगा, भाग लेती है नहीं, भाग लेती है। दूसरा आग जलाने में, सब क्या है फ्रेंड्स, आग जलाने में सहायक। अब आग जलाने में कैसे, जैसे हम फ्रेंड्स इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो हमारा फूड होता है उसका क्या करती है, फूड का ऑक्सीजन क्या करती है, फूड का क्या करती है, हमारा ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन इसका ऑक्सीकरण करती है तो हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। क्या मिलती है फ्रेंड्स, एनर्जी। और एनर्जी किस रूप में मिलती है हमें, ATP एनर्जी। यहाँ दिख रहा है, तो फूड जब ऑक्सीजन हम लेंगे तो क्या होगा, फूड का क्या करेगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के बाद फूड से हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, एनर्जी। एनर्जी मिलेगी, वो क्या के रूप में मिलती है हमें, ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑक्सीजन का क्या रोल है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन में भाग लेती है, आग जलाने में सहायता। आग जलाने का मतलब कैसे करेंगे हम, मतलब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण जब करती है तो उससे हमें फूड से क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी किस रूप में मिलती है, वो मिलती है हमें ATP। ATP के रूप में हमें फूड से क्या मिलती है फ्रेंड्स, एनर्जी मिलती है। थर्ड नंबर पर कौन सी गैसेज है हमारी, CO2। CO2 का क्या रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फ्रेंड तीसरी गैस कौन सी है हमारी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका क्या रोल है, नंबर 1 सबसे भारी गैस एटमॉस्फेयर में, सबसे भारी गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रेंड्स एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे भारी गैस है। नंबर 2 रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस,
क्या के लिए जिम्मेदार है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस गैसेस, हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। तो फ्रेंड्स, CO2 का एटमॉस्फेयर में रोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहली बात कितनी है, इसकी जो क्वांटिटी है कितनी, 0.03%, और कहाँ तक मिलती है, 64 किलोमीटर तक। एटमॉस्फेयर में जो CO2 कितनी है, 0.03%, कहाँ तक है, 64 किलोमीटर तक। सबसे भारी गैस है, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस और हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस गैस, अत्यधिक सक्रिय किसके लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के लिए। फ्रेंड्स, CO2 का रोल, सबसे भारी गैस, रेस्पिरेशन और हाईली एक्टिव फॉर ग्रीन हाउस गैसेस। अब दिमाग में उठ रहा होगा अभी कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट को लिखना भाई, इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट क्या होता है, आपके दिमाग में ये डाउट जरूर उठ रहा होगा, तो इसे और क्लियर करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखते हैं हम, क्या देखते हैं हम, पहले मान लेते हैं कि ये आपका घर है, क्या है, ये आपका घर है और उसके ऊपर ही छत है। अब यहाँ से सूरज है, क्या है भाई, सन से हमारी सोलर रेडिएशन आ रही है। जब हमारे सन से सोलर रेडिएशन आ रही है तो क्या होगा, ये इस जो रूफ है हमारे मकान की, कमरे की, तो उसे क्या करेगी, बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी। ये कब का टाइम होगा, ये डे टाइम होगा। क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा, ये इसे बहुत ही ज़्यादा क्या कर देगी, हीट कर देगी छत को, जिस पर हम नहीं जा सकते। मान लो बात करनी होगी तो हम छत पर नहीं जा सकते। फिर रात का टाइम देखना, नाइट टाइम, नाइट में क्या होता है, 10 या 12 के टाइम को देख लो, उसमें क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी, तो आप आराम से वहाँ पर वॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी आती है हमारी, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। और रात में क्या होगा, यहाँ से इसका क्या होगा, जो हीट है वो वापस जाएगी, तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम टेरी, फ्रेंड्स। ये हमारे क्या था, मतलब ग्रीन हाउस गैस, इसके बारे किसके बारे में बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या था, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या था फ्रेंड्स, मान लेगा फ्रेंड्स, हम बताया क्या के बारे में बताया आपको, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में। तो उसमें क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपका मकान है, मकान की छत है, दोपहर का टाइम है, वहां से सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, छत को बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, जिसकी वजह से हम छत पर नहीं जा सकते। और उसी टाइम को अगर उस चीज को हम रात को देखें, 10 या 12 बजे या 9 बजे देख सकते हैं, तो छत बहुत ठंडी होगी, इस वजह से हम घूम भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो वहां से जो ये विकिरण वापस जा, मतलब ठंडी करते हैं, उसमें इसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसे बोलते हैं पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण। अब इस छत की रिप्लेस करके आप क्या ले लो, अर्थ ले लो, ये बस इसे रिप्लेस करके छत को क्या मान लेते हैं, अर्थ मान लेते हैं। वही मान लेंगे, क्या हुआ, सोलर रेडिएशन आ रहे हैं। अब अर्थ पे क्या होता है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो उसके अर्थ के बाहर एक हार्ड कवर बना लेती है, क्या फ्रेंड्स, हार्ड कवर बना लेती है। तो जब ये सोलर विकिरण है तो इस हार्ड कवर को पार करने के बाद यहाँ पे आते हैं, आने के बाद में अर्थ को हीट करते हैं बहुत ज्यादा। फिर नाइट के टाइम में क्या होता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो इसे ज्यादा मतलब पार नहीं कर पाता, पार नहीं कर पाने में तो जो टेम्परेचर दोपहर में था वहां पर वही ज्यादा बने रहेगा।
इसे ग्रीन हाउस गैस का जो हार्ड कोर कवर होता है इसे ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो बाहर नहीं कर पाता, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट। और इसे क्या बोल देते हैं फ्रेंड्स हम, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है हमारा इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है फ्रेंड्स, हमारी ये पृथ्वी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा मतलब बढ़ता जाता है तो उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उसे क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस मतलब मान लीजिए पृथ्वी के चारों ओर क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एक हार्ड कवर है। जब सूर्य सन रेडिएशन हमारे पास आएगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाएगी अर्थ का। फिर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा वो बस हार्ड कोर जो कवर है इससे ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो बाहर निकल पाती, जिससे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो उतना ही मतलब थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बहुत काफी आता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने सुन रहा होगा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, वो इस वजह से इसे बोल देते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और इसे बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंक्रीज टेम्परेचर और अर्थ पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर का बढ़ जाना, इसे बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस। फ्रेंड्स आज हम क्लास इतनी रखेंगे, वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स बना लेना और आपको पीडीएफ के रूप में तो मिल ही जाएगा। कल या परसों पूरा एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद हम आपको पूरा पीडीएफ इन पूरे नोट्स का आपको प्रोवाइड कर देंगे। और एटमॉस्फेयर खत्म होने के बाद में हम आपको क्वेश्चन सीरीज देंगे जिसे मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा एक क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन बताया और आंसर आपको क्लियर ऐसे करा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, क्या चीज़ है कैसे है। पूरे एटमॉस्फेयर का आपको 15 या 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स आपको होप है कि आपको समझ में आएगा। प्लीज़ भाई शेयर करें, सब्सक्राइब